वित्तीय जवाबदेही मांगना हमेशा खतरनाक काम रहा है। सत्ता सवालों से डरती है। 43 ईसा पूर्व में रोमन राजनेता और वक्ता सिसरो ने खातों में गड़बड़ी को लेकर वाइस कॉन्सल मार्क एंटनी की आलोचना की थी। सिसरो ने ताकतवर एंटनी पर पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया। मार्क एंटनी को उनके पद से हटा दिया गया था। उसी साल बाद में लेपिडस, ऑक्टेवियस और मार्क एंटनी ने सफलतापूर्वक रोमन साम्राज्य का तख्ता पलट कर दिया। लेपिडस और ऑक्टेवियस तो जीत के जश्न में मस्त हो गए, लेकिन एंटनी ने सिसरो को ढूंढकर उनका कत्ल कर दिया। अंग्रेजी शब्द अकाउंट और अकाउंटेबिलिटी दोनों एक ही लैटिन मूल से निकलते हैं। हमेशा स्पष्ट रहा है कि साफ सुथरे बही खातों के बिना कोई जवाबदेही नहीं है। हिसाब किताब में हेराफेरी करना शासन व्यवस्था में गड़बड़ी की निशानी है। एंटनी ने भले ही सिसरो को बेरहमी से कत्ल कर दिया हो, लेकिन वो हिसाब किताब में कच्चा ही रहा। ऑक्टेवियस ने उससे छुटकारा पा लिया और ऑगस्टस सम्राट बन गया। लगभग 3000 ईसा पूर्व में शासकों ने बही खाते बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, क्योंकि सरकार की कमाई का हिसाब किताब रखना था। लेकिन 1200 और 1400 ईस्वी के बीच इटली में हुए बदलावों ने पब्लिक फाइनेंस के मूल स्वभाव को ही बदल दिया। प्रसिद्ध यूरोपीय गणितज्ञ फिबोनाची ने यूरोप में हिंदू अरब अंकों की शुरुआत की। इसके साथ गणना आसान हो गई, क्योंकि रोमन अंकों के साथ गणना करना बेहद मुश्किल था। फिबोनाची ने गणना के लिए दशमलव प्रणाली और अबेकस के इस्तेमाल का भी समर्थन किया। उस वक्त यूरोप में वेनिस, जेनेवा, फ्लोरेंस और पीसा जैसे इतालवी शहर सबसे प्रगतिशील राज्य थे। 13वीं शताब्दी के अंत तक इन शहरों में कई अबेकस स्कूल और अबेकस मास्टर्स थे, जो शासन करने वाले राजाओं और कारोबारियों के उलट विवेकपूर्ण बहीखाता प्रणाली से काम करने के हक में थे। अगला महान कदम प्रसिद्ध डबल एंट्री बुक कीपिंग का आविष्कार था। इस बुक कीपिंग फॉर्मेट में क्रेडिट और डेबिट दोनों पक्ष समानांतर में लिखे गए। दोनों पक्ष यानी आय और व्यय हमेशा मेल खाना चाहिए। इसी ने संपूर्ण लेखा प्रणाली में क्रांति ला दी। यही हिसाब की जवाबदेही स्थापित करने के लिए सबसे तार्किक साधन साबित हुआ। सबसे पहला ज्ञात प्रमाण साल 1340 में जेनेवा का है, जहां डबल एंट्री फॉर्मेट में लिखे गए वार्षिक खाते स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि उस साल शहर का राजस्व और आय व्यय कैसा था। जल्द ही मेडिची जैसे बड़े व्यापारिक घरानों या इतालवी शहर चलाने वालों को यह स्पष्ट हो गया कि अपने खातों को दुरुस्त किए बिना तरक्की नहीं की जा सकती है। 16वीं सदी के इतिहास में स्पेन के दिवालिया होने और छोटे से हॉलैंड के फलते फूलते रहने की एक बड़ी वजह ये मानी जाती है कि हॉलैंड ने डबल बुक कीपिंग से अकाउंटेबिलिटी को स्थापित किया, जबकि स्पेन में पारदर्शिता नहीं थी। इसके बाद आए कास्ट अकाउंटिंग और बैलेंस शीट, जो जल्द ही अपना लिए गए। लेकिन सरकारी खर्च, पब्लिक अकाउंटिंग और सार्वजनिक लेखांकन और जवाबदेही की राजनीतिक भाषा का जन्म फ्रांस में हुआ। जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट लुई 16वें के महान वित्त मंत्री थे। उन्होंने फ्रांसीसी वित्तीय प्रणाली में सुधार किया और राजा को डबल बुक कीपिंग का महत्व बताया। राजा को जल्द ही ये सब उबाऊ लगने लगा। कोलबर्ट के निधन के बाद इस देखरेख को बंद कर दिया गया। अगले 100 सालों के दौरान फ्रांस एक वित्तीय संकट से दूसरे वित्तीय संकट में फंसता चला गया। ब्रिटेन में पहली लोक लेखा समिति की स्थापना 1862 में हुई थी। 1866 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय बनाया गया। लोक लेखा समिति सीएजी की मदद से संसद में सरकार के हिसाब की समीक्षा करती है। भारत में जेम्स विल्सन ने वायसराय काउंसिल के पहले वित्त सदस्य के रूप में अपना पहला बजट पेश किया, तो उन्होंने सीएजी कार्यालय भी बनाया। कलकत्ता में वायसराय के महल के ठीक सामने स्थित एजी कार्यालय ने 1861 से काम करना शुरू कर दिया था। भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि सीएजी भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। यही वजह है कि भारतीय सीएजी के पास यूके और यूएसए की तुलना में ज्यादा शक्तियां हैं, और तब से सीएजी सर्वोच्च वित्तीय संस्था के रूप में काम कर रही है। बजट पूरी तरह सरकार की अकाउंटेबिलिटी का दस्तावेज है, और इसीलिए बजटों को जांचना परखना लोकतंत्र का मूल स्वभाव है। ये जो बजट की विशेष श्रृंखला है, आज समाप्त होती है।
आप हमारे YouTube पर बताइए कि आपको ये श्रृंखला कैसी लगी और बने रहिए मनी 9 के साथ, क्योंकि आपको हर हफ्ते रविवार को यहाँ मिलेंगी इतिहास की कुछ अनजानी कहानियां, यानी किस्सों के सिक्के।